Hello everyone. So I am Akshay Jain and I am starting your new batch of classical mechanics for CSIR NET Physical Science. ओके, तो इस बैच में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेसिकली। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स मेरे नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। और दिस इज़ फ्रॉम अन अकेडमी। अगर आपको मेरी क्लासेस और CSIR नेट का कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो आप लोग अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको मैं लाइव मिल जाऊँगा और फ्री क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और फर्दर अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे अपडेट्स। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के पेपर से, ठीक है। और हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा द लेक्चर फर्स्ट रहेगा ये हमारा। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो पॉपुलर क्वेश्चन होता है वो होता है लैग्रेंजियन डेंसिटी। या फिर किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले, CSIR नेट का पेपर पढ़ने से पहले आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्टार्टिंग आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा होगा। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए मेरी तो आप लाइव क्लासेस के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पे अगर आप लोग रेफरल कोड यूज में लेते हो मेरा, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले बेसिक जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप लोगों ने पढ़ा होगा BSc के अंदर, दिस इज द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम है? कर्वीलिनियर, जो कि एक बेसिक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ये क्या होता है? बेसिक पार्ट होता है। तो आपको मैंने कुछ हाइलाइट्स बताए हुए हैं, केवल आपको ये हाइलाइट्स ध्यान रखने हैं और आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, उसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं, कोऑर्डिनेट्स वर्क करते हैं। वो क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स आपको बताते हैं कि आपका पार्टिकल कहाँ पर है, आपके एक पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है, या फिर आपको किसी भी पार्टिकल का स्टडी करना है तो बेसिकली वो कोऑर्डिनेट्स ही आपको बताएंगे। अब जैसे ये बेसिक है हमारा, तो यहाँ ध्यान रखना कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कर्वीलिनियर के अंदर। मान लो U1 है, U2 है और U3 है। दीज आर द सिंपल कोऑर्डिनेट्स इन द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पे मान लीजिए बेसिक कोऑर्डिनेट्स U1 U2 U3 है और इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे देखो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी कर्वीलिनियर की। यहाँ पे E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप। जैसे U1 है आपका, तो U1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ द U1 इज इक्वल टू E1 कैप। ये हो जाएगा आपका E2 कैप और ये हो जाएगा आपका E3 कैप। तो जब भी कोई पार्टिकल अगर डिस्प्लेस्ड होगा इस सिस्टम के अंदर तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स U1 U2 U3 है तो जब भी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आएगा तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं, इट कैन बी चेंज, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला आपका कोऑर्डिनेट U1 है तो इसमें चेंज क्या आएगा? DU1 आएगा और इसका चेंज डायरेक्शन E1 कैप से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा DU2 और इसमें डायरेक्शन चेंज E2 कैप। तीसरा आएगा U3 तो इसमें चेंज DU3 और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? E3 कैप। कितना चेंज आया वो बताएगा आपका स्केल फैक्टर। तो यहाँ पे स्केल फैक्टर वर्क करता है। जैसे U1 या फिर E1 कैप के अंदर स्केल फैक्टर H1 होता है, E2 कैप के अंदर H2 होता है और E3 में H3 होता है। इस तरह से डायरेक्शन इसके चेंज हो जाएंगे। अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप लोग सिंपली जानते हो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपली यू कैन से दैट वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। सो नाउ if you if you want to find the velocity,
then simply differentiate position with respect to the time. सुनाओ, यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जहाँ डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो यहाँ पे आपका चेंज है कोऑर्डिनेट के अंदर, तो यहाँ पे u1 कैप में चेंज आ जाएगा, u2 कैप में आ जाएगा और u3 कैप के अंदर चेंज आ जाएगा सिंपली। ओके, अब आपको लैग्रेंजियन निकालना होता है। मान लीजिए हम लोग क्लासिकल स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्लासिकल के अंदर हमें क्या निकालना है, लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन निकालने के लिए आपको हाफ mv² की नीड होती है काइनेटिक एनर्जी की, तो आपको वेलोसिटी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप लोग, इस तरीके से आप निकालेंगे, मतलब कि वेलोसिटी का वेलोसिटी डॉट निकाल लो, मतलब E1 कैप का E1 कैप से, ऑब्वियस सी बात है ये ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो E1 कैप जो होता है वो E2 कैप के परपेंडिकुलर होता है। जैसे आप लोग सिंपली पढ़ते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, बेसिकली ये परपेंडिकुलर होता है। तो E1 कैप डॉट E1 कैप 1 हो जाएगा, E2 कैप डॉट E2 कैप 1 हो जाएगा, E3 कैप डॉट E3 कैप 1 हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप v² बराबर ये निकाल लेंगे। अब आपको याद रखने पड़ेंगे ग्रेडियंट के फॉर्मूले जो सिंपली बेसिक है। तो ये फॉर्मूला है E1 कैप अपॉन H1 डेल। अब ऑब्वियस सी बात है ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर का निकलता है, ये बात खास ध्यान रखें। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मैक्सिमम चेंज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट निकलता है किसी भी स्केलर क्वांटिटी का। तो अगर हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ फाई, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी फाई, देन आप लोग उसको इस तरह से सिंपली फॉर्मूला ध्यान रखें। ये फॉर्मूला आपको, ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं ताकि आपको आगे CSIR नेट की प्रिपरेशन करने में या फिर किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए, ठीक है। और ये आपके नोट्स ही हैं एक तरह से, तो आप लोग इन नोट्स को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें सिंपली, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए, ऑब्वियस सी बात है डाइवर्जेंस और कर्ल जो होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है। तो यहाँ पे ए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी और उस वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स होंगे, तो ये हमारे पास सिंपली क्या रहेगी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी रहेगी जिसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये H1 H2 नहीं है, सिंपली वेक्टर जो है उसका A1 कंपोनेंट है, ठीक है। और E1 कैप डायरेक्शन में A2 कंपोनेंट है E2 कैप के अंदर, और A3 कंपोनेंट है E3 कैप डायरेक्शन के अंदर। बस इतना ही है। जैसे आप लोग सिंपली लिखते हो ना कि ई वेक्टर बराबर क्या होता है, EX I कैप प्लस EY J कैप, मतलब X डायरेक्शन में इसका EX कंपोनेंट है, Y डायरेक्शन में EY कंपोनेंट है, और Z डायरेक्शन में क्या है इसका EZ कंपोनेंट है। ठीक उसी प्रकार से ये आपका कोई वेक्टर है A, इसका E1 कैप डायरेक्शन में A1 कंपोनेंट, E2 कैप के अंदर A2 कंपोनेंट और E3 कैप के अंदर A3 कंपोनेंट है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें आराम से, ताकि आप डाइवर्जेंस को ध्यान रख पाए, याद कर पाए। तो ये आपको याद करने हैं सारे फॉर्मूले, नोटबुक में नोट करने हैं ताकि आप बार बार इनको याद कर पाए। क्योंकि लैग्रेंजियन निकालने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ आपको निकालनी है। कर्ल का फॉर्मूला याद रखें, कर्ल और डाइवर्जेंस जो है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज को बताते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है ये जो डेल्टा होता है ना, इस डेल्टा का मतलब होता है सिंपली चेंज विद रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट्स, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है, चेंज विद रेस्पेक्ट टू दी, ऑब्वियसली बात है हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इस सिस्टम के अंदर आपको बेसिकली ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो क्वांटिटी है, चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो चाहे स्केलर क्वांटिटी हो, वो अलग अलग कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में अलग अलग डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ वो बताएगा आपका डेल्टा। जैसे मान लीजिए अगर कार्टेशियन है तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। स्फेरिकल है तो डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल थीटा, डेल अपॉन डेल फाई, दीज आर सिंपली कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले पर हम जंप करते हैं, क्या होता है देखिए, और होगा वो कार्टेशियन के लिए होगा, वो सिंपली आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप चाहो तो एक और फॉर्मूला इसमें बीच में हो सकता है, वो होता है लाप्लासियन ऑफ का। तो मैं लिख देता हूँ आपको, वैसे वो काम आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। लाप्लासियन जो होता है वो किसी स्केलर का निकलता है, वो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में काम आएगा, यहाँ तो कम काम आएगा क्योंकि क्लासिकल के अंदर इतना यूज नहीं, बट लाप्लासियन इक्वेशन जब हम निकालते हैं
या पॉइसन इक्वेशन जब निकालते हैं तो वहां पर ये चीज काम में आती है। तो डेल अपॉन डेल U1 H2 H3 अपॉन और ये डेल फाई अपॉन डेल U1, बस इसी सिमिलर वे में आप चलते जाइए और आपका काम बनता जाएगा। डेल अपॉन डेल U2 H1 H3 अपॉन H2, सिमिलर वे में आपको चलना है, वो कुछ नहीं करना। डेल फाई अपॉन डेल U2, ओके, डेल अपॉन डेल U3। और अगर आपको यहाँ पर अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या आया था। और आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हो ताकि आप लोग के जो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट CSIR नेट का प्रिपरेशन कर पाए। इस चैनल पर कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सिंपल कार्टेशियन सिस्टम, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा व्हाट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हो, क्या पढ़ते हुए आए हो कि कार्टेशियन के अंदर तीन होती है डायमेंशन, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है जेड एक्सिस। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये रेफरेंस सिस्टम होता है जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो। रेफरेंस सिस्टम का मतलब रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। अगर पार्टिकल आपका यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, मान लीजिए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 है, y1 है और z1 है। इसको अगर आपने डिस्प्लेस्ड किया, मान लीजिए हमने 3D के अंदर इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया और अब वो कहाँ पर आ गया, उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x2 y2 और z2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, di, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx। मतलब कि dx का मतलब क्या हो जाएगा, dx को आप लोग बचपन में क्या लिखते थे, dx बराबर x2 माइनस x1 लिखते थे। dy बराबर क्या लिखते थे आप लोग, y2 माइनस y1 लिखते थे। और dz बराबर आप लोग क्या लिखते थे, z2 माइनस z1। तो these are the simply transformation and these are the simply displacement vector, you can say that. So di is equal to क्या हो जाएगा, dx i cap, क्योंकि x डायरेक्शन में उसका चेंज क्या आया, x डायरेक्शन में चेंज आया dx, y में चेंज कितना आया dy और z में चेंज कितना आया dz। तो अगर आप लोग कंपेयर करेंगे, सिंपली मैंने आपको क्या बताया ऊपर, आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो आप लोग कंपेयर करो सिंपली। हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर ऊपर क्या पढ़ा था कि कर्वी लीनियर के अंदर डी आई बराबर क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है du1। और यहाँ पे अब u1 की जगह क्या रिप्लेस हो गया, यहाँ पे u1 की जगह x रिप्लेस हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे e1 कैप मतलब डायरेक्शन, यहाँ पे e1 कैप की जगह रिप्लेस हो गया, सिंपली i कैप हो गया। ये आप लोग देख सकते हो, u1 कैप x की जगह u2 कैप, ये रिप्लेसमेंट कर दिया। और अब आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, h1 लिखा हुआ था h1। अब यहाँ पे h1 की जगह क्या आ गया, सिंपली 1 आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से बाकी भी मैंने लिखे हुए थे यहाँ पे। और जब मैंने कंपेयर किया तो u1 कैप को मतलब y हो गया, u3 कैप मतलब z। दीज आर द सिंपली कोऑर्डिनेट्स। तो कर्वी लीनियर के अंदर जो u1 कैप, u2 कैप, u1 u2 u3 कोऑर्डिनेट्स थे, वही यहाँ पर क्या हो गए, सिंपली क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ये एक्स वाई जेड हो गए, डायरेक्शन क्या हो गई, आई कैप जे कैप के कैप हो गई। तो इसी प्रकार से अगर आपको निकालना है वेलोसिटी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि कर्वी लीनियर में vx dy vz। अगर आपको किसी वेक्टर क्वांटिटी के निकालना है तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, सिंपली आई कैप ax जे कैप ay के कैप az, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंस की, ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, सिंपली। तो ये आप लोग निकाल सकते हो सिंपली, फॉर्मूला आप लोगों ने देखा भी होगा ईएमटी के कोर्स में, आप लोग जब पढ़ते हो बीएससी के अंदर, तो वहां पे ये चीज निकल के आती है। डाइवर्जेंस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन h1 h2 h3, क्योंकि तीनों की वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल अपॉन डेल एक्स, एच मतलब फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ax, और h2 h3 दोनों की वैल्यू 1 है। ये सेकंड कंपोनेंट है, ये थर्ड कंपोनेंट है, डेल अपॉन डेल u3 और h1 h2 मतलब कि 1 मल्टीप्लाई विद द 1 और a3 मतलब कि az कंपोनेंट। तो सिंपली हम लोगों ने बस केवल वैल्यू पुट करी है और ये हमारे पास सिंपली फॉर्मूले यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल के फॉर्मूले इस तरह से हो जाएंगे। तो ये तो आप लोगों ने सिंपल कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपको यहाँ पे, ठीक है।
अब आपको जो अगला कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए एक सिलेंडर कन्वर्ट करना है आपको। सिलेंडर कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली बात, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स, अब जैसे मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर कोई भी पार्टिकल होगा, ये मान लीजिए पार्टिकल P है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, रो फाई जेड। इसका मतलब किसी भी सिलेंडर को बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपको यहाँ पे सपोज ऊपर आइए, अगर आपको मान लीजिए सरफेस निकालना है, ये भी आप लोग एक बार लीजिए, सरफेस निकालना है। जैसे ये हमारा कर्वीलिनियर था, इसमें अगर आपको सरफेस निकालना होता है ना, तो सरफेस का वैल्यू क्या होता है, सरफेस का वैल्यू होता है, अब डिपेंड करता है कि आप सरफेस किस डायरेक्शन में निकाल रहे हो। अगर आप सरफेस निकालना चाह रहे हो फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब ये होता है फर्स्ट डायरेक्शन में, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट के अंदर आइए, देखो आप सिखाता हूँ, निकालते हैं। अगर आपको सरफेस निकालना है तो ये डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप आइए, इसमें इसको छोड़ देना, इस पहले वाले को छोड़ देना, दूसरा और तीसरा जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, H2 du2 H3 du3, इनको मल्टीप्लाई कर दो, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी सरफेस की, फर्स्ट डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब E1 कैप। तो सरफेस निकालने का इस तो तरीका होता है कि पहला निकालना है आपको, अगर मान लो सरफेस आपको निकालना है E1 कैप के अंदर निकालना है, तो H2 और H3 बस शुरू के दो मल्टीप्लाई कर दो, और du2, तो आपका सरफेस भी निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको ds2 निकालना है, मतलब कि सरफेस निकालना है आपको, तो आपको पहला वाला और तीसरा वाला मल्टीप्लाई करना है, बस पहला वाला और तीसरा वाला मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर आपको सरफेस निकालना है E3 कैप के अंदर, तो आपको केवल पहला वाला और दूसरा वाला मल्टीप्लाई करना है, पहला वाला और दूसरा वाला मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम एलिमेंट, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, H2 H3 H3, और वॉल्यूम जो होता है वो स्केलर होता है, एक बात ध्यान रखना। तो वॉल्यूम को स्केलर ही आप लोग लिखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। अगर आपको सिंपली यही चीज फॉलो करनी है कार्टेशियन के अंदर, तो यहाँ पे आप देखो कार्टेशियन के अंदर आपको ये चीज फॉलो करवानी है, तो देखो आपको सरफेस निकालना है dsx, मतलब x डायरेक्शन में, x केप के अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे h1 h2 तो इसका 1 ही है, तो dy और dz, इस तरीके से सरफेस निकल जाएगा आपका। देखो इसको आप मैं समझा भी दूं कैसे आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट रखा हुआ है, इसका ये z डायमेंशन है, ये y डायमेंशन है, इस तरीके से। तो आप लोग जानते हो जैसे कोई प्लेट ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये उसका z डायमेंशन, ये उसका y डायमेंशन है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ हो जाएगा, x इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा सरफेस का, इस तरफ होता है परपेंडिकुलर, सरफेस का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है सिंपली। तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स केप के अंदर हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये इसका z डायमेंशन मान लीजिए, ये इसका y डायमेंशन मान लीजिए, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, x कैप की तरफ। तो वही इसका सिंपली वैल्यू हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली dy मल्टीप्लाई विद द dz x कैप। सिमिलर वे में आप लोग y डायरेक्शन में निकाल सकते हो सरफेस, वो कितना हो जाएगा, dx मल्टीप्लाई विद द dz, और y के अंदर हो जाएगा सरफेस। इसको आप कैसे निकालेंगे, देखो ये y डायरेक्शन में सरफेस है, तो ये आपका x डायरेक्शन है, ये आपका z डायमेंशन है, तो ये z डायमेंशन, ये ऑब्वियसली बात, ये x और z प्लेन में है, ये इसे बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, इसे बोलते हैं वाई जेड प्लेन, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन में है, इसके पास y डायमेंशन भी है और z डायमेंशन भी है, तो ये वाई जेड प्लेन में है। इसे बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, इसका मतलब इसके पास x डायमेंशन है और z डायमेंशन है, और मल्टीप्लाई करते सिंपली लंबाई गुणित चौड़ाई। एक तरह से आयत होता है ना आपका, आयत, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लाइक उस तरह से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z डायमेंशन में आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z कैप h1 h2 जो भी है, तो ये हो जाएगा केवल y के अंदर x के अंदर सिंपली, मतलब आप ऐसे इसको निकाल लें, और ये x डायमेंशन है, ये y डायमेंशन है, और सरफेस इधर बाहर की तरफ आएगा,
जेड कैप की तरफ, ये वाई कैप की तरफ है, ये जेड कैप की तरफ। जेड कैप बोल दो, के कैप बोल दो, एक ही बात है। आई कैप, जे कैप, के कैप, तो आप इसको आई कैप भी बोल सकते हो, इसको आप जे कैप बोल सकते हो, इसको आप के कैप बोल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्शन क्या माना हुआ है। अगर आपको निकालना है वॉल्यूम इंटीग्रल, मान लीजिए अगर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, वाई को मल्टीप्लाई कर दो, जेड को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज सिंपल वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक इसी प्रकार से आपको अगर निकालना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर आपको निकालना है तो सिलेंडर को बनाने के लिए 3 डायमेंशन की नीड होती है। एक तो रो, रो मतलब होता है सिलेंडर का रेडियस, ठीक है ना। रो का मतलब होता है सिलेंडर का रेडियस, तो सिलेंडर बनाने के लिए सिलेंडर का रेडियस लेना पड़ता है। सिलेंडर का रेडियस जो होता है, आप जीरो से स्टार्ट करते हो ओरिजिन से, और कहाँ तक जाता है ये रेडियस, ये जाता है इनफाइनाइट तक। मतलब कितना भी रेडियस का आप सिलेंडर बना सकते हो, इनफाइनाइट रेडियस का। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको एक एंगल लेना पड़ता है फाई। याद रखना, फाई एंगल जो बनता है वो बनता है जेड एक्सिस से। ये अगर आपने जेड एक्सिस लिया हुआ है तो जेड से आपका फाई बनता है। और ये जो फाई होता है ना, इस फाई का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है 0 से लेकर 2 पाई, ताकि आप इस सिलेंडर का जो सरकमफेरेंस है उसको कवर कर पाओ। दिस इज द सिलेंडर, और ये इसका होता है सरकमफेरेंस। तो ये सरकमफेरेंस को कवर करने के लिए ये लेना पड़ता है। और एक होता है जेड डायमेंशन, जो सिलेंडर की हाइट होती है। हाइट जो होती है ना, वो माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट को कवर करती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर, और इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रो केप, फाई केप और जेड केप। ठीक है, तो इनका डिस्प्लेसमेंट अगर आप करते हो तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी इन तीनों ही डायमेंशन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको करना है, तो जैसे मान लीजिए रो के अंदर आप करोगे तो डी रो। फिर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है तो वही सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता है तो मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ कैसे याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मीटर की डायमेंशन रखता है, रेडियस जो होता है वो खुद मीटर होता है, बट एंगल यहाँ पे मीटर नहीं रखता, एंगल डायमेंशन लेस होता है। इसलिए इसको मीटर की डायमेंशन देने के लिए मुझे रेडियस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे रेडियस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, रेडियस का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, dz हाइट होती है जो खुद मीटर की डायमेंशन रखती है, तो यहाँ पे dz। अब आप कंपेयर कर लो, हमारे पास जो था ऊपर वाला फैक्टर di बराबर क्या था, E1 कैप, और यहाँ पे था du1, और यहाँ पे था h1। तो कंपेयर करो, कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा था वो यहाँ पे u1 था, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है रो, तो डी रो, तो डी रो को d5 से कंपेयर किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, u1 बराबर रो आ जाएगा। ठीक है ना, और इसका जो मल्टीपल है, जो भी चेंज होता है उसका मल्टीपल h1 कहलाता है। तो यहाँ पे इसका मल्टीपल क्या है, h1 बराबर 1 है, तो यहाँ पे h1 इजिकल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप देखिए डायरेक्शन की बात अगर आएगी तो यहाँ पे रो केप है और यहाँ पे इवन केप है, इसलिए इवन केप बराबर, या तो इसको ईरो बोल दो या रो केप बोल दो, एक ही बात है। तो इसको इवन को ईरो बोल दो या फिर रो केप बोल दो, एक ही बात है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करें फिर आगे की, तो यहाँ पे क्या आता है, E2 कैप आता है, और फिर आता है H2, और फिर आता है DU2, मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो दूसरा हमारे पास 5 कोऑर्डिनेट है, तो जो चेंज हो रहा है उसका मल्टीपल H2 कहलाता है। तो यहाँ पे H2 कितना है, रो है, तो यहाँ पे H2 कितना हो जाएगा, ये आपका U2 तो कितना हो जाएगा 5, और H2 हो जाएगा रो। ठीक है, U3 हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से सिमिलर वे में आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसको कार्टेशियन में चेंज करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको कार्टेशियन में चेंज करने की कोशिश करूं सपोज, ठीक है, तो मान लीजिए ये डायरेक्शन है इसका, ये इसका रो कहलाएगा, मान लो ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रो कोस फाई, कहीं भी आप इसको फाई इधर दे दो,
y बराबर क्या हो जाएगा, रो साइन फाई, और इक्वल टू तो सिंपली z हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं आराम से कार्टेशियन के अंदर, ठीक है। और ये इसका z डायमेंशन है, ये इसका सिंपली, अगर ये z हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरफ y डायमेंशन हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा x डायमेंशन हो जाएगा। अगर आपने z ऊपर माना है तो y, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और ये आपका जो फाई है वो x से एक्सिस से बनता है, तो यहाँ पे सिंपली इस तरह के हम लोग कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। x बराबर ये, तो आप लोग सिंपली कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म भी देख सकते हो कि x y z को हम किस तरीके से कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई का फॉर्मूला आप लोग निकाल ही लोगे, सिंपली जो हमने फॉर्मूला ऊपर कर्वी लीनियर का लिखा था उसी में ये पैरामीटर्स पुट करने हैं, तो आपको ये निकल जाएंगे। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये हर जगह यूज में आते हैं बहुत, तो ये आप लोग कर्वी लीनियर का ये लाप्लासियन भी निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब जो लास्ट से इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्फेरिकल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपके हर बार पूछता है, स्फेरिकल में स्फेयर आपको बनाना है। स्फेयर बनाने के लिए अब आपको एक स्फेरिकल सिस्टम इस प्रकार लेना पड़ेगा कार्टेशियन के अंदर। देखो, स्फेयर बनाने के लिए सबसे पहले डायमेंशन की जरूरत पड़ती है रेडियस, स्फेयर का रेडियस। समझने के लिए आप एक नींबू को सोचो, नींबू आप जानते हो लेमन, तो लेमन को आप लोग सोचना पड़ेगा। लेमन के अंदर क्या होता है, लेमन के सेंटर को आप लोग देखो, सेंटर को आप इमेजिन करो, वहां से लेमन का जो रेडियस है आर मान लो, ये हमारा रेडियस आर मान लिया हमने लेमन का, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कार के अंदर धागा लटकाते हैं, लेमन में लेमन को धागे से लटकाते हैं, या फिर कहीं भी घर के बाहर आप लोग लटकाते हो, तो वो जो धागा होता है, वो जो थ्रेड होता है ना, वो थ्रेड को आप जेड एक्सिस मान लेते हैं, उसको हमको थ्रेड को जेड एक्सिस मान लेते हैं सपोज। अब आपने एक रेडियस कंसिडर कर लिया मान लो, ठीक है, तो ये रेडियस है लेमन का, और ये उसका है धागे से डिस्टेंस, ये अगर ये थीटा एंगल बनता है जेड एक्सिस से, याद रखना। तो जो आर होता है ना, रेडियस तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा रेडियस और इनफाइनाइट तक कुछ भी चला जाएगा। अब ये थीटा का डायमेंशन आप लोग इमेजिन करना, थीटा कहाँ से बन रहा है आपका, थीटा आपका बन रहा है जेड एक्सिस से, मतलब कि ये टेढ़ा रेडियस जा रहा है, ये आपका थ्रेड है, ये आपका ये धागा जा रहा है नींबू के बीच में से, ये आपका आर एक्सिस है, और यहाँ से जो एंगल बना वो थीटा बनेगा। अब आप एक बार चेक करना थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका थ्रेड है, मतलब धागा है जेड एक्सिस का, ये मान लीजिए मैंने क्या लिया है, आर लिया है, ये थीटा यहाँ से लिया है मैंने जेड एक्सिस से, पॉजिटिव जेड एक्सिस से लिया है। तो देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा यहाँ से पॉजिटिव जेड एक्सिस से मैंने बनाया है। ध्यान रखना थीटा कहाँ से बनता है, थीटा बनता है पॉजिटिव जेड एक्सिस से, ठीक है ना। तो आपका आर या तो यहाँ पे होगा, जीरो एंगल यहाँ पे होगा, फिर एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, आर, ये आपका आर यहाँ पे आ जाएगा तो और एंगल बढ़ेगा, आर यहाँ आ गया तो और एंगल बढ़ेगा, आर यहाँ आ गया तो और एंगल बढ़ जाएगा। तो आर कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, थीटा पाई हो जाएगा। तो हमने थीटा को जीरो से स्टार्ट किया, और आपका जो धागा है वो यहाँ तक आ चुका है, आर का एंगल मतलब कि ये कहाँ तक आ चुका है, पाई तक आ जाएगा। अगर आपने आर को यहाँ पे लिया, मान लीजिए अगर आपने आर को यहाँ पे लिया, तो ये जो धागा है वो क्रॉस कर जाएगा, फिर आपका जो नींबू है उसका सेकंड साइड आ जाएगा धागे के, जो सिमेट्रिक होता है, दोनों साइड क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि फिर आप लोगों ने यहाँ से एंगल ये ले लिया, पाई को क्रॉस नहीं करेगा ये, क्योंकि फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल इस एक्सिस से लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव जेड एक्सिस से। अगर गलती से ये धागा आपका यहाँ जा रहा है, आपने आर को यहाँ ले लिया मान लीजिए, तो अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस से, जो हमें नहीं लेना, क्योंकि इसके पास में थर्ड डायमेंशन बाकी है अभी, जिसे हम बोलते हैं फाई। तो उस सिमेट्रिसिटी को कन्वर्ट करने के लिए आपका फाई वर्क करेगा। तो एक बात ध्यान रखें, थीटा की डायमेंशन क्या होती है, जीरो से लेके पाई तक होती है, क्योंकि अगर आपने पाई से ऊपर लिया तो वो जो धागा है उसको क्रॉस कर जाएगा, धागा क्रॉस नहीं करवाना आपको नींबू का, ठीक है ना।
तो आपको क्या समझाना है, केवल इतना समझना है कि थीटा वेरी करेगा 0 से लेके पाई तक, क्योंकि इधर सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा और सिमेट्रिक पार्ट को कवर करने के लिए हमारे पास थर्ड डायमेंशन अवेलेबल है, वो है फाई। अब फाई क्या होता है उसको समझना, थर्ड डायमेंशन। तो थीटा की डायमेंशन समझ में आ गया आपको, 0 से लेके पाई तक आपको आना है। थर्ड डायमेंशन आपका पाई फाई होगा। फाई को समझने के लिए, फाई जो होता है उसका सरकमफेरेंस कवर करता है। व्हाट इज द सरकमफेरेंस? देखिए नींबू को बीच में से काट दो आप लोग, ये नींबू को बीच में से आपने काट दिया, इस तरीके से आपका नींबू का शेप बन जाएगा, जिसे बोलते हैं सेमी स्फेयर बोलते हैं, सेमी स्फेयर बोल दो आप, हाफ स्फेयर जो भी है। अब इस नींबू के इस वाले हिस्से से आपका रस टपकता है। जैसे आप नींबू को निचोड़ते हो ना, या आपने यहाँ से पकड़ा नींबू को, आपने नींबू को यहाँ से पकड़ा, ठीक है ना, रस निचोड़ने के लिए, तो यहाँ से रस टपकेगा नींबू का। तो रस जहाँ से टपकता है ना, वो सरकमफेरेंस कहलाता है, मतलब उसका गोलाई कहलाता है। तो इसको कवर करता है आपका फाई। फाई बनता है, ये एक्स एक्सिस से बनता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये आपका फाई बनता है। तो ये पूरा सरकमफेरेंस उस गोलाई को कवर करता है जहां से रस टपकता है नींबू का। तो वो गोलाई कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 2 पाई तक हो जाएगी। तभी तो ये फाई जो है ये पूरा सरकमफेरेंस कवर करके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि ये कंप्लीटली 0 से लेके 2 पाई तक कवर करेगा। तो ये थर्ड डायमेंशन है, ये 0 से लेके 2 पाई तक कवर करेगी। अब ये जो आपने एंगल तो बता दिया कि एक्स एक्सिस से बनता है, बट किसके साथ बनता है? ये बनता है इस प्रोजेक्शन के साथ में। ये जो एक्सिस है ये प्रोजेक्शन कहलाती है। अब ये प्रोजेक्शन क्या चीज है वो समझना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपने आपने जहां से पकड़ा रस टपकाने के लिए, रस टपकाने के लिए आपने यहाँ से पकड़ा, ये रेडियस उसका आर है, ये जेड डायमेंशन है, ये आर साइन थीटा कहलाता है। अब इस आर साइन थीटा को जहां से आपने पकड़ा है नींबू को, उस धागे से डिस्टेंस आर साइन थीटा है, उसको नीचे इमेजिन करके देखना। इमेजिन का मतलब ये है, जहां से आपका रस टपक रहा है वहां पर इसको इमेजिन करना। इमेजिन करोगे तो ये जो डायमेंशन है ये प्रोजेक्शन कहलाता है। तो ये वाला डायमेंशन जो है ये कहलाएगा आपका आर साइन थीटा। दिस इज द आर साइन थीटा। ये आप इसको देखो, ये कहलाएगा आर साइन थीटा, मतलब ये जो आपका डायमेंशन है वो कहलाएगा आपका आर साइन थीटा। तो इस डिस्टेंस से एंगल बनता है फाई। समझ में आ गया आपको? फाई किससे बनता है? आर साइन थीटा से। किसके साथ बनता है? एक्स एक्सिस के साथ। थीटा किससे बनता है? आर से बनता है। किसके साथ बनता है? जेड एक्सिस के साथ। तो इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए मैं यहां लिख देता हूं, थीटा बनता है आर का जेड एक्सिस के साथ, फाई बनता है आर साइन थीटा का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। डायमेंशन क्या होती है? 0 से लेके पाई तक होती है, फिर 0 से लेके 2 पाई तक होती है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब ये कन्वर्जन है सिंपली। अब अगर आपको सिंपली अब आपको तो कंपोनेंट निकालना आता है, ये कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा से चिपका हुआ एक्सिस कोस वाला होता है, और थीटा के सामने वाला एक्सिस सिंपली साइन वाला हो जाएगा, ऑपोजिट वाला। तो ये हो जाएगा आपके सामने वाला एक्सिस आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर कोस थीटा। अगर ये आर साइन थीटा है तो फाई है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा आर साइन थीटा कोस फाई, ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। तो ये सिंपली कन्वर्जन है। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? आर थीटा फाई u1 u2 u3। और अगर आपको डी निकालना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो देखो पहला कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा आर, तो ये डी हो जाएगा, इसमें चेंज। तो ये तो सिंपली मीटर की डायमेंशन का कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कोऑर्डिनेट थीटा, तो उसमें चेंज क्या हो जाएगा? डी थीटा। बट डी थीटा के पास में मीटर डायमेंशन नहीं है, तो मीटर को में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या होता है? मीटर में होता है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किस डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये सवाल पैदा होता है। तो थीटा जिस डिस्टेंस के साथ बनता है एंगल, उससे मल्टीप्लाई करो। तो थीटा किसके साथ बनता है? थीटा बनता है आर का बनता है एंगल। तो ऑब्वियस बात है, आपका जो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे आप, वो किससे करोगे मल्टीप्लाई? आर से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये मीटर में बन जाएगा। अब डायमेंशन क्या होगा इसकी? मीटर की हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो फाई बनता है वो भी एंगल है, तो ये मीटर में होता नहीं है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप किस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो फाई जिसके इसका बनता है उसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाई होता है आर साइन थीटा का मल्टीप्लाई, तो आपको आर साइन थीटा का ही मल्टीप्लाई करना ताकि मीटर में बन जाएगा। अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब इसका अगर वी स्क्वायर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते हो, ऊपर मैंने आपको इतनी बात बताया, पहले आप डी आई अपॉन डी टी निकालो। तो डी आई अपॉन डी टी निकालोगे तो यहाँ पे आर डॉट बराबर क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, v बराबर अगर आप देखो यहाँ पे, तो v क्या हो जाएगा, आर डॉट आर के मतलब डी आर अपॉन डी टी प्लस आर थीटा डॉट और थीटा के, क्योंकि थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा फाई डॉट फाई के। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसको आप सिंपली टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा इस तरीके से। फिर इसका आप लोग ये समझ में आने के बाद में फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप लोग लर्न कर ले, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके बाद तो आप ग्रेडियंट निकाल लो, डाइवर्जेंस निकाल लो, आप चाहो तो कर्ल भी निकाल सकते हो और चाहो तो लाप्लासियन भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इसको एक बार देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, ताकि आप नोट कर लो इसको, नोट डाउन कर लेना अपने रजिस्टर में इस तरीके से। ये हमारे पास सिस्टम सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका ये स्ट्रक्चर है। E1 E2 E3 कहलाएंगे डायरेक्शंस, आर के थीटा के फाई के। देखिए मैंने इनको आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि आपके डिटेल में इतना काम आएगा नहीं और लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया। ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, समझने हैं। अपकमिंग लैग्रेंजन वगैरह निकालने में बहुत काम आएंगे ये चीज़ें, तो आप लोग इसको समझ लेना फटाफट से। एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है, आर थीटा फाई क्या होते हैं। तो ये सिंपली कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं जो एक सिस्टम को कवर करते हैं। ये हमारा अर्थ टाइप का कोऑर्डिनेट है, इसलिए आपको इस तरह से ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, और सिंपली लास्ट में क्या हो जाएगा, कर्ल, और ये सिंपली क्या हो जाएगा, लाप्लासियन। सिंपली फॉर्मूले जो मैंने ऊपर बताया था ना आपको, H1 H2 H3 वाले कर्विलीनियर के, केवल वहीं पे आपको इनको पुट करना है। H1 H2 H3 की वैल्यू क्या होती है वो आपको ध्यान रखनी है, और इस तरह। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, कंस्ट्रेंट्स के बारे में। सो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, तो नेक्स्ट पे हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ताकि हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर पाए। तो कंस्ट्रेंट्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक होगा। ये तो हमारा बेसिक था, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो फटाफट आ जाए, और फिर हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।